हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनजी नॉलेज गुरु में। वैसे तो वीडियो का थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि वीडियो किस टॉपिक के बारे में है, लेकिन फिर भी मैं आपको वीडियो के बारे में थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूं। आज हम इस वीडियो में 2021 में एचएसएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम्स पूछे गए हैं उन सभी एग्जाम्स में आए मैथ के क्वेश्चंस को फुली डिटेल के साथ सोल्व करने वाले हैं। तो आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को फुल कंसंट्रेशन के साथ देखेंगे और मेरे सोल्व करने से पहले वीडियो को पॉज करके खुद क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए ट्राई करेंगे। अगर फिर भी आपसे ना निकले तो वीडियो में सॉल्यूशन देख लेना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि समीकरण एक्स स्क्वेयर माइनस के एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू 0 का एक मूल 4 है तब के का मान क्या होगा। यानी कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है और एक सम ऑफ रूट दिया गया है और पूछा गया हमसे के का मान। अब ये क्वेश्चन सोल्व करने से पहले मैं आपको इस जैसा एक एग्जाम्पल करवा देता हूँ। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में होती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वेश्चन के जैसा हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारा एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये हो गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इसके निकालने हमने सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट निकालने के लिए जो हमारा यहाँ पे b दिया गया है यानी कि -5, इसको हम साइन चेंज करके लिखेंगे। ये हमारा क्या है, सम ऑफ रूट है, इसको हम साइन चेंज करके लिखेंगे। ये यहाँ पे -5 दिया गया है तो प्लस का 5 लिख देंगे और यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी कि सी यानी कि 6 है जो प्रोडक्ट ऑफ रूट, उसको लिख देंगे हम यहाँ पे। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट जो हमारा दिया गया है उसके कुछ ऐसे फैक्टर करेंगे जिनको जोड़े तो 5 आए, अगर उनकी मल्टीप्लाई करें तो हम 6 आए। ऐसे फैक्टर हैं इसके 3 और 2। 3 और 2 को यदि हम जोड़ते हैं तो 5 आता है और 3 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा हमारा। ये हो गए इनके सम ऑफ रूट। यदि हम इस इक्वेशन में इसको पुट करते हैं तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगी। इसी प्रकार से हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। अब क्वेश्चन में हमारी इक्वेशन दी गई है एक्स स्क्वेयर माइनस के एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन में हमारा बी क्या है, क्वेश्चन में हमारा बी है माइनस के, यानी कि सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा फिर हमारा प्लस का के हो जाएगा क्योंकि निशान चेंज करके लिखते हैं हम। और प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारा इसमें 8, प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारा 8 है और पहले से ही क्वेश्चन में हमें दिया गया है एक रूट दिया गया है, क्या है वो है 4। और इनकी दोनों की मल्टीप्लिकेशन आती है यहाँ पे, एक 4 है तो ऑटोमेटिक दूसरा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा क्योंकि 4 दूनी क्या होते हैं 8 होते हैं। और के का जो मान होता है वो इन दोनों का जुड़ के आता है, वही एडिशन होता है इनका। जैसे 3 + 2 क्या आया था यहाँ पे 5 आया था, तो इसी प्रकार से 4 + 2 क्या आ जाएगा के का मान 6 आ जाएगा। इस प्रकार से 6 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, त्रिभुज एबीसी में एडी ऊंचाई है और कोण ए समकोण है। यदि ए बी बराबर √20 और बी डी बराबर 4 तब सी डी की लंबाई पूछी गई है। ये क्वेश्चन सोल्व करने से पहले इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूँ। हमने एक ट्रायंगल ले ली और इसका नाम रख दिया ए बी सी। ए बी सी हमने नाम रख दिया इसका। मान लो ए हमारा दिया गया है 90 डिग्री और ए से हम डी बिंदु पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, ये भी क्या हमारा 90 डिग्री। जब भी हमें ऐसी सिचुएशन दी गई होगी तो 3 बातें हमेशा हमारी ट्रू होंगी जो मैं आपको बताऊंगा और याद भी करवाऊंगा। 3 बातें हमेशा ट्रू होंगी। एक है हमारी ए बी का स्क्वायर बराबर होगा हमेशा बी डी इंटू बी सी के। बी डी इंटू बी सी के बराबर होगा ए बी का स्क्वायर। ए डी का स्क्वायर बराबर होगा हमेशा, ए डी का स्क्वायर बराबर होगा डी बी इंटू डी सी के, डी बी इंटू डी सी के। और ए सी का स्क्वायर बराबर होगा, ए सी का स्क्वायर बराबर होगा सी डी इंटू सी बी के, सी डी इंटू सी बी के। ये बातें आपने ध्यान में रखनी है तीनों। अब आप याद कैसे करोगे ये बात, मान लो आप ए बिंदु पर खड़े हो, ए से आपको बी पर आना है तो ए बी का स्क्वायर कर दिया आपने, फिर बी से डी पर जाओगे तो बी बी डी कर दिया, और बी डी इंटू बी डी पर जाओगे और फिर बी से आप एक बार सी पर जाओगे तो हो गया ना बी डी इंटू बी सी। ऐसे ही ए से एक बार डी पर आओगे, डी से एक बार बी पर आओगे और डी से एक बार सी पर आओगे। ए डी का स्क्वायर बराबर है डी बी इंटू डी सी, ऐसे याद करना भी आपने। ऐसे ही एस सी का स्क्वायर कर दोगे, एक बार सी से डी पर जाओगे और एक बार सी से बी पर जाओगे, ऐसे याद कर सकते हो आप इनको।
बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एसएससी में तो बार बार पूछे जाते हैं ये कंसेप्ट। तो अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है त्रिभुज एबीसी में एडी ऊंचाई है और कोण ए समकोण है। एबीसी त्रिभुज बना लेते हैं पहले तो हम। एबीसी हमने एक ट्रायंगल बना ली भाई, ए बी सी, ये हमने ट्रायंगल बना ली। एडी हमारी परपेंडिकुलर है, ए हमारा है 90 डिग्री, एडी हमारा परपेंडिकुलर है। यही सिचुएशन लग गई ना अब इसमें। अब हमारी बी डी की लंबाई दी गई है हमें 4 और ए बी की लंबाई दी गई है हमें √20 दी गई है। अब निकालना क्या है, तब सी डी की लंबाई पूछी गई है भी, क्या होगी सी डी की लंबाई निकालनी है भाई इसमें हमें। तो इसमें अब पहले वाली प्रॉपर्टी काम करेगी भाई, ए बी का स्क्वायर बराबर में बी डी इंटू बी सी। ए बी का स्क्वायर करेंगे तो √20 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 20 आएगा, √20 का स्क्वायर करेंगे तो 20 आएगा, जो बराबर होगा बी डी इंटू बी सी के। बी डी हमें क्या दिया गया है, यहाँ पे 4 दिया गया है और बी सी की लंबाई हमें पता नहीं है, तो बी सी निकल आएगी हमारी। 4 से हम यहाँ से काटेंगे, 4 पंजे 20, बी सी की लंबाई हमारी क्या आ गई यहाँ से 5 आ गई अब हमारी बी सी की लंबाई। लेकिन इसमें से बी डी की लंबाई कितनी दी गई है, 4 दी गई है, तो सी डी की लंबाई कितनी होगी फिर 1 होगी बी सी डी की लंबाई। तो इस प्रकार हम सी डी की लंबाई निकाल लेंगे। आंसर आ गया हमारा ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर आ गया अभी हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्थिर जल में मोटरबोट की चाल 25 किलोमीटर पर ओवर है। नदी में यह 60 किलोमीटर धारा अनुवर्ती जाती है, यानी कि डाउन स्ट्रीम जाती है, और वापस उतनी ही दूरी धारा के विपरीत यानी कि अपस्ट्रीम 5 घंटे में आती है। तो धारा की स्पीड बतानी है हमने कितनी है। तो मोटर बोट की स्पीड दे रखी है हमें, मोटर बोट की स्पीड कितनी है 25 किलोमीटर पर ओवर दे रखी है, और यहाँ पे धारा की स्पीड नहीं दे रखी है हमें। धारा की स्पीड हम खुद एज्यूम कर लेंगे, यानी कि वाटर की स्पीड मान लेंगे हम x किलोमीटर पर ओवर मान लेंगे। और इसके साथ ही आपको इसकी रिलेटिव स्पीड के बारे में भी पता होना चाहिए। यदि वोट जाती है धारा के डाउन स्ट्रीम यानी कि धारा के अनुवर्ती जाती है, तो मोटर वोट की स्पीड क्या हो जाएगी, मोटर वोट की स्पीड हो जाएगी हमारी 25 प्लस x किलोमीटर पर ओवर। यदि वोट जाती है धारा के विपरीत यानी कि अपस्ट्रीम, तो स्पीड हो जाएगी 25 माइनस x किलोमीटर पर ओवर। तो क्वेश्चन में कहा गया है 5 घंटे लगते हैं आने और जाने में उसको, तो इसी का यूज करने वाले हैं। सभी को पता होगा टाइम का फॉर्मूला होता है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड के बराबर होता है टाइम। अब क्वेश्चन में कहा गया है नदी में यह 60 किलोमीटर धारा अनुवर्त जाती है, यानी कि 60 किलोमीटर धारा अनुवर्त जाती है, तो डिस्टेंस लिख लिया आप, 60 किलोमीटर धारा अनुवर्त जाती है किस स्पीड से, इस स्पीड से जाती है भाई धारा अनुवर्त 25 प्लस x किलोमीटर पर ओवर से। और नेक्स्ट में कहा गया है और वापस उतनी ही दूरी, अगर गई है तो वापस भी आएगी उतनी ही दूरी, यानी कि 60 किलोमीटर दूरी कवर करती है इस स्पीड से विपरीत स्पीड से, यानी कि विपरीत स्पीड है हमारी 25 माइनस x किलोमीटर पर ओवर, और टोटल टाइम लगता है इसको 5 घंटे लगता है टोटल टाइम। अब मैं ऊपर से इसको थोड़ा सा रब कर लेता हूँ, यहाँ पे मेरे पास लिखने के लिए जगह नहीं बची, तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर से रब कर लेता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट स्टेप को हम यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे हमने 60 ले लिया, यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया भाई, और हमारे पास रह गया 1/25 प्लस x यहाँ पे ले रह गया हमारे पास, और नेक्स्ट 1/25 माइनस x रह गया हमारे पास यहाँ पर, और बराबर में था हमारे पास 5 था बराबर में हमारे पास, और 5 से हम काट देंगे इसको, 12 पे कटेगा, और 12 यहाँ पे क्या है गुणा में है, तो उस साइड जाके क्या हो जाएगा ये भाग में हो जाएगा 12 उस साइड जाके, और 25 माइनस एक्स ऊपर चला जाएगा। अगर इसका हम एलसीएम लेंगे 25 माइनस एक्स चला गया ऊपर, और 25 प्लस एक्स चला गया ऊपर, और नीचे रह गया 25 प्लस एक्स और 25 माइनस एक्स। ये हो गया a प्लस बी और a माइनस बी, तो 25 का स्क्वायर होता है 625 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया ये हमारा नीचे। अब माइनस के x से प्लस का x कट गया, और 25 और 25 कितने हो गए 50 हो गए। इस स्टेप को मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ भाई कोने में, 25 और 25 हो गए हमारे यहाँ पे 50, और नीचे हो गया हमारा 625 माइनस एक्स स्क्वेयर, और बराबर कितना दिया है 12 के दिया है बराबर, और ये 12 वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो गया हमारा यहाँ पे 600 हो गया, और ये वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 625 माइनस एक्स स्क्वेयर हो गया ये यहाँ पे। अगर ये एक्स स्क्वेयर आ जाएगा यहाँ पे,
और एक्स स्क्वेयर 625 माइनस 600 हो जाएगा तो 25 बचेगा, और 25 बचेगा तो 25 आ गया हमारा यहाँ पे। एक्स बराबर कितना आ गया, या वहाँ पे जाके रूट करेंगे तो एक्स बराबर हमारा आ गया 5, और एक्स माना था हमने वाटर की स्पीड जो आ गई हमारी 5 किलोमीटर पर ओवर। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन आपको थोड़ा सा बड़ा लगा होगा, ये आपको समझाने में बड़ा लग गया, अदरवाइज ये क्वेश्चन बड़ा नहीं है, कुछ जरूरी स्टेप ही आपको लिखने हैं पेपर में और वही लिखना होता है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड है, तो इसको सोल्व करते हैं हम। 144 बटे में पॉइंट 144 बराबर है 14.4। 14.4 का पॉइंट नीचे उतार लेते हैं हम, ये यहाँ पे हो गया 144 और बटे में हो गया 10x। अब 144 से 144 कट गया, 10x उस साइड चला जाएगा और पॉइंट 144 उस साइड चला जाएगा। पॉइंट 144 का 144 हमने यहाँ पे लिख लिया और पॉइंट की जीरो हमने नीचे उतार ली, हो गया हमारा नीचे 1000। अब 10x यहाँ पे मल्टीप्लाई है x के साथ, वहाँ पे जाके हो जाएगा भाग में हो जाएगा, तो यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 144 बटे में 10,000। 144 बटे में 10,000 हो जाएगा। अब हम इसका पॉइंट लगा देते हैं, 0.0144 हो जाएगा हमारा फाइनली आंसर। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे समझाने के लिए आपको इतना बड़ा कर दिया ये, और ये मेंटली करने का क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2 सेंटीमीटर व्यास के गोले का आयतन 10 सेंटीमीटर क्यूब है। यानी कि हमसे पूछा गया है कि 2 सेंटीमीटर का कोई डायमीटर है और वॉल्यूम ऑफ स्फेयर पूछा गया। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर फॉर्मूला होता है हमारा 4/3 पाई आर की क्यूब। यहाँ पे डायमीटर दिया गया हमें 2, तो हमारी रेडियस कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी हमारी रेडियस। अब इसको फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, 4/3 पाई और आर की जगह तो 1 आ जाएगा, 1 लिखो या नहीं लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 4/3 पाई आ जाएगा भाई इसका आंसर। तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रीना की आयु सुनीता की आयु की दोगुनी है। यानी कि रीना की आयु सुनीता की आयु की दोगुनी है। सुनीता की आयु वर्तमान में अगर x है तो रीना की आयु कितनी होगी भाई, 2x होगी। नेक्स्ट लाइन में कहा गया है 3 वर्ष पूर्व वह सुनीता से 3 गुना बड़ी थी। यानी कि 3 वर्ष पहले इन दोनों की आयु कितनी होगी, इनमें से 3 घटा दो, 2x माइनस 3, तो रीना की आयु होगी 3 वर्ष पहले। और सुनीता की आयु 3 वर्ष पहले कितनी होगी, x माइनस 3 होगी। अब कहा गया कि 3 वर्ष पूर्व वह सुनीता से 3 गुना बड़ी थी, तो सुनीता से 3 गुना बड़ी थी तो इसका 3 गुना कितना होगा, ये कर दो और बराबर टेक दो इसके भाई। बराबर टेक दिया हमने, ये हो गया हमारे पास 3x माइनस 9 और बराबर है 2x माइनस 3 के। अब ये 2x उधर चला गया तो x रह गया, 3x माइनस 2x, x रह गया। अब ये माइनस का 3 प्लस 9 हो जाएगा, तो प्लस का कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा भाई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। रीना की आयु पूछी गई है, अब रीना की आयु वर्तमान में कितनी है, तो रीना की आयु वर्तमान में कितनी है भाई, 2x है भाई। रीना की आयु वर्तमान में कितनी है, 2x है रीना की आयु वर्तमान में। तो x की वैल्यू है 6, तो 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। तो 12 आंसर हो जाएगा, बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 252 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में डैश की तरह अभिव्यक्त किया जा सकता है। यानी कि इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है भाई हमने। वैसे तो इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी किया जा सकता है, लेकिन मैं आपको इसको बेसिक से करके दिखाता हूँ। 252 की प्राइम फैक्टराइजेशन, 252 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। सबसे पहले 2 से इसको चला के देखते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छीक 12, फिर 2 पे जाएगा, 2 छीक 12, 2 तिया 6, अब 3 पर जाएगा क्योंकि 3 भी एक अभाज्य संख्या है, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, और फिर जाएगा 3 सत्ते 21, फिर जाएगा 7 एकम 7। अब ये चेक कर लो आप कौन से ऑप्शंस में है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, ये हमारे ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा भी हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है, यदि 3 की पावर x माइनस वाई बराबर 27 और 3 की पावर x प्लस वाई बराबर 243, तो x का मान फाइंड आउट करना भी हमें। यहाँ पे हमें 27 दिया गया है, 27 हमें पता है 3 का क्यूब होता है, तो इसका यूज करेंगे हम। 3 की पावर 3 होता है 27, और बराबर है ये किसके, 3 की पावर x माइनस वाई के। इसी प्रकार से 243 होता है हमारा 3 की पावर 5, और ये बराबर दे रखा हमें 3 की पावर x प्लस वाई के, इसके बराबर दे रखा है। अब इनका बेस सेम है तो हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। x माइनस वाई बराबर हो गया हमारा 3 के, और x प्लस वाई बराबर है हमारा 5 के।
अब ये हमारी इक्वेशन हो गई, ये इक्वेशन हो गई हमारी फर्स्ट और ये हो गई सेकंड। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं एलिमिनेशन मेथड लगा के, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो एक्स और एक्स जुड़ जाएंगे, 2x हो जाएगा, माइनस का y और प्लस का y आपस में कट जाएंगे और 5 + 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा भाई। और x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी x की वैल्यू, और डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा भी हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि 3 + 5 + 7 + 9 + डैश डैश n पदों तक का योग 288 है तो n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है भाई। इसके लिए आपको सबसे पहले तो सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ वो क्या होता है। Sn का फॉर्मूला होता है भी हमारा Sn बराबर n/2 n/2 2a + n-1 इंटू डी, 2a + n-1 इंटू डी, ये होता है भाई एस एन का फॉर्मूला। यहाँ पे जो ए होता है हमारा फर्स्ट टर्म होती है, यानी कि 3 हमारा क्या है यहाँ पे ए है, और कॉमन डिफरेंस होता है हमारा यानी कि डी। सेकंड टर्म में से हम फर्स्ट टर्म घटाएंगे तो आएगा हमारा कॉमन डिफरेंस। अब फॉर्मूले में इसको पुट कर लेते हैं। सम ऑफ nth टर्म दिया गया हमें 288 दिया गया सम ऑफ nth टर्म, और यहाँ पे n की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। ए है हमारा 3 है, यहाँ पे 2 की 3 के साथ गुणा करेंगे तो आएगा हमारे पास 6 और प्लस n-1, और डी है हमारा यानी कि कॉमन डिफरेंस। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाएंगे तो आएगा हमारा 2, 5 में से 3 गए, क्या आया हमारा 2। अब इसको सोल्व करते हैं भाई आगे, 2 वहाँ पे जाके गुणा में हो जाएगा तो आएगा हमारा 288 दूनी कितने होते हैं 576, 576 होते हैं, बराबर है n और 6 प्लस यहाँ पे 2 अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2n-2 हो गया भाई ये। अब इस n को इसमें गुणा कर लेते हैं, 6n + 2n² - 2n बराबर किसके है 576 के है, ये इसके बराबर है। 6n में से जाएंगे अब 2n, तो कितना बच गया भाई 4n बच गया, क्या बच गया 2n² + 4n बराबर किसके है 576 के, ये बच गया अभी हमारा। यहाँ पर अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और इसको सोल्व करते हैं भी हम। यहाँ पर 576 उस साइड जाएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी ये 2n² + 4n बराबर किसके माइनस में हो जाएगा ये 576 भाई, और बराबर हो जाएगा किसके 0 के। यहाँ पे 2 सब में कॉमन है तो 2 की इससे डिवाइड कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बच गया बस n बच गया, और यहाँ बच गया 2n, और यहाँ बच गया कितना 288, ये बच गया भाई हमारा। अब इसके ऐसे फैक्टर करने हैं, अगर मल्टीप्लाई करें तो 288 आना चाहिए, और उनका अगर जोड़े या घटाए तो उनको कितना आना चाहिए हमारे पास 2n आना चाहिए। तो ऐसे फैक्टर क्या है इसके 18 और 16, 18 और 16 की गुना करते हैं तो हम आएगा हमारे पास 288। अब इसको लिख लेते हैं यहाँ पे n² + 18 n - 16n - 288, ये लिख लिया अभी हमने। और हमारे पास फैक्टर बन जाएंगे ये, यहाँ पे कॉमन ले लेंगे हम, n कॉमन आ जाएगा हमारा, तो ये बचा n + 18, और नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे 16 कॉमन ले लेंगे और ये बच्चा हमारा n + 18। और यहाँ पर n की हमारे पास दो वैल्यू आ गई, एक आ गई हमारे पास n - 16 बराबर 0, यानी कि आ जाएगी n की वैल्यू इससे आ जाएगी 16, और नेक्स्ट स्टेप में आ गई हमारे पास n + 18, दूसरी वैल्यू आ गई हमारे पास, ये बराबर है 0 के। तो एक आ गई n की वैल्यू नेगेटिव में यानी कि -18। हमें पता है नेगेटिव में कभी भी आंसर नहीं होता, तो हमारा आंसर हो जाएगा पॉजिटिव वाला यानी कि 16। n की वैल्यू कितनी आ गई भी 16, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा भी हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि a + b बराबर 5 और 3a + 2b बराबर 20 है तो 3a + b का मान क्या होगा। अब इसको सोल्व कर लेते हैं भाई। a + b कितना दिया गया है हमारे पास, a + b दिया गया हमारे पास 5, ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी, 3a + 2b बराबर कितना दिया गया है 20 के बराबर दिया गया है, ये होगी हमारी सेकंड इक्वेशन। अब फर्स्ट वाली को हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्यों कर रहे हैं हम 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड लगाकर इसको सोल्व कर लेंगे। फर्स्ट में से हम सेकंड घटा देंगे और ये फिनिश हो जाएगा, कट जाएगा यानी कि। अब पहले वाली इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 3a +
3b बराबर आ गया हमारे पास 15 और इसमें से सेकंड वाली घटा रहा हूँ भाई, ये लिख ली हमने सेकंड वाली प्लस 2b बराबर है 20 के। अब 3a में से 3a गया, इसमें से ये माइनस करूँगा तो आएगा हमारे पास b और इसमें से ये माइनस किया तो ये आया हमारे पास माइनस का 5। अब b की वैल्यू आई है हमारे पास माइनस का 5 और इसको पुट करेंगे पहली वाली इस इक्वेशन में तो आएगा हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी भी, a की वैल्यू आएगी हमारे पास कितनी 10 आएगी और हमसे पूछा है 3a प्लस b क्या होगा। अब a की वैल्यू है 10 और 3a कितना हो जाएगा, 3a हो जाएगा हमारे पास 30 और प्लस यहाँ पे b की वैल्यू दी गई है हमें माइनस में तो यहाँ पे निशान किसका हो जाएगा, माइनस का निशान हो जाएगा। 30 माइनस 5 कितने हो जाएंगे भी 25 आंसर हो जाएगा जो कि हमें दिया गया है बी ऑप्शन में। बी ऑप्शन हो जाएगा बी हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई सिंप्लीफिकेशन का दिया गया है, ये आया था हमारा ग्राम स्टीव के पेपर में। इसको सोल्व करते हैं। 625 का रूट होता है हमारा 25, इसको सोल्व करेंगे तो 25 आएगा क्योंकि 25 का स्क्वायर होता है 625 बटे में इसके दिया गया है 11 गुणा में 14 और 25 के रूट को सोल्व करेंगे तो 5 आएगा और गुणा में 11 और 196 किसका रूट होता है 14 का रूट होता है 196। 14 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 196। अब इसको काट लेते हैं भाई, 14 से 14 कट गया और 5 से 5 पचा 25 हो गया ये और 11 से 11 कट गया भाई और आ गया हमारे पास 5 आंसर आ गया जो कि हमें दिया गया है ए ऑप्शन में। ए ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि y बराबर 5 है तो 10y रूट वाई की क्यूब माइनस वाई का स्क्वायर का मान क्या होगा। यानी कि सिंपली इसमें हमने y की वैल्यू पुट करनी है और सिंपली हमारा आंसर आ जाएगा। चलो पुट करते हैं y की वैल्यू। 10y दिया गया है यानी कि y की वैल्यू है हमारे पास 5 और 10 की गुणा करेंगे 5 के साथ तो आ जाएगा हमारा 50 और रूट में क्या दिया गया हमें y की क्यूब यानी कि 5 की क्यूब करेंगे तो आएगा हमारे पास 125 माइनस वाई का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 25। अब रूट वाले को सोल्व करेंगे हम 125 माइनस 25 आएगा 100 और 100 के रूट को सोल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास 10 निकल कर और बार गुणा है हमारा 50। अब इन दोनों की गुणा करेंगे आपस में तो आएगा हमारे पास 500 निकल कर यहाँ पे और बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना आसान पूछा भाई एग्जामिनर ने, सिर्फ 34 का 15% पूछा है, क्या होगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ 34 का 15% क्या होगा। 34 का 15% क्या होगा ये पूछा भाई एग्जामिनर ने। 5 से इसको काट देते हैं भाई, 5 तीन होते हैं 15 और 20 पंजे कितने होते हैं 100 होते हैं। अब काट देते हैं 2 से, 2 एक कम 2 10 पे 1 कट गया और 17 दूनी के कितने होते हैं 34 होते हैं। 17 तीन क्या हो गए भाई 51 होते हैं। 17 तीन 51 ये आ गया हमारे पास 51/10 और 10 के नाम का एक पॉइंट लगा देते हैं ऊपर, ये आ गया हमारे पास यहाँ पे 5.1 जो कि दिया गया हमें बी ऑप्शन में। बी ऑप्शन हो जाएगा बी हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यदि 782 रुपये को 1/2 2/3 3/4 के अनुपात में 3 भागों में बांटा जाए तो प्रथम भाग बताना हमने क्या होगा भाई। मान लो ये पैसा बांट रहे हैं हम ए बी सी 3 लोगों में बांट रहे हैं पैसा तो लिख लेते हैं एक बार ए बी और सी। ए बी सी में बांटना है। ये ए का रेशियो दिया गया हमें 1/2, बी का रेशियो दिया गया है 2/3 और सी का रेशियो दिया गया हमें 3/4। अब इनकी फ्रैक्शन को ख़त्म करना है और वो कैसे होगी। अब 2 3 4 का एलसीएम ले लेते हैं और एलसीएम को इन तीनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 3 4 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा निकल कर 12 आएगा एलसीएम इनका। तीनों की इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब यहाँ पे ए को सोल्व करेंगे 2 6 12, ए आ गया हमारे पास 6 और बी को सोल्व करेंगे अब 3 चौक 12, बी आ गया हमारे पास 4 दूनी 8 और सी को सोल्व करेंगे सी आ गया हमारे पास 4 तिये 12, सी आ गया हमारे पास 9। अब क्वेश्चन को पढ़ो एक बार। यदि 782 रुपये हैं टोटल 782 रुपये दिए गए हैं और रेशियो में कितने हमारे पास टोटल, रेशियो में हमारे पास टोटल है 9 और 8 17 और 17 और 6 कितने होते हैं 23। रेशियो में हमारे पास टोटल रुपये हैं 23 जो कि बराबर किसके दिए गए हैं 782 रुपये के दिए गए हैं। 782 रुपये के बराबर दिए गए हैं तो एक की वैल्यू क्या निकलेगी यहाँ पे 782 बटे में 23 निकलेगी। 782 बटे में 23 निकलेगी। अब इसको यहाँ से काटेंगे तो 23 तिया 69 आएगा और 69 78 में से घटाएंगे 69 तो आएगा हमारे पास 9
और ये हो जाएगा 92, 23 चौका होते हैं 92। एक की वैल्यू आ गई हमारे पास 34। अब पूछी गई है कि प्रथम भाग तो हमें ए को देना है, प्रथम भाग हमें ए को देना है, तो ए की वैल्यू कितनी है भाई, ए की वैल्यू है यहाँ पे 6। तो 34 की हम 6 के साथ गुणा कर देते हैं। 34 छिक्का कितने होते हैं, 6 चौक 24, 6 ती 18 और 2 20, 204 आंसर आ जाएगा अभी हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 3 के प्रथम 5 गुणनजों का औसत क्या है, यानी कि हमें 3 के टेबल में जो प्रथम 5 गुणन जाते हैं ना वो बताने हैं भी। अब एक बार 3 का पढ़ा स्टार्ट कर लेते हैं हम। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। अब सभी को पता है जिसने एवरेज चैप्टर किया होगा कि बीच वाला जो नंबर होता है वो हमारा औसत होता है। यहाँ पे बीच वाला नंबर कौन सा है, 9 है, तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट आंसर। और एवरेज ही पूछा है, एवरेज हो गया इसमें 9। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आया तो कैसे आया 9, तो आप इन सभी को जोड़कर 5 से भाग दे दीजिए, वो तब भी क्या आएगा, 9 ही आंसर आएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि x और y का मान ऋणात्मक है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सदैव सत्य है। अब यहाँ पे कंडीशन दी गई है, इनको चेक करके बताएंगे हम कि कौन सा कथन सदैव सत्य है। x और y का मान हमें ऋणात्मक कहा गया है, तो हम ले लेते हैं अपनी तरफ से x मान लेते हैं हम। x का मान लिया हमने -1 और y का मान लिया हमने -2। अब पहली कंडीशन को चेक करते हैं भाई। पहली कंडीशन दी गई है x प्लस वाई का मान धनात्मक है। x और y को हम जोड़ कर देखते हैं तो हमारे पास आता है -1 और -2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -3 आएगा, जो कि ऋणात्मक आया है। लेकिन इन्होंने कहा है तो धनात्मक कहा है इन्होंने, तो इनकी बात गलत हो जाएगी भाई। x प्लस वाई का मान कितना आएगा, ऋणात्मक आएगा, -3 आएगा। अब सेकंड कंडीशन को चेक कर लेते हैं। सेकंड कंडीशन में कहा गया है एक्स वाई का मान धनात्मक है। यदि एक्स और वाई की हम मल्टीप्लाई करते हैं आपस में तो हमारे पास आएगा +2 आएगा, जो कि पॉजिटिव है और सदा सत्य होगा भी ये बात। यहाँ ये कंडीशन इनकी ठीक हो जाएगी। थर्ड कंडीशन पर चलते हैं। x माइनस वाई का मान धनात्मक है। अब एक बार चेक कर लेते हैं इसको, -1 में से -2 घटा के देख लेते हैं हम। ये घटाएंगे तो आएगा हमारे पास यहाँ पे +1 आ जाएगा। लेकिन अब दोस्तों ये जरूरी नहीं है कि हमेशा x माइनस वाई का मान पॉजिटिव ही आए, यानी कि धनात्मक ही आए। यदि हम x y को आपस में एक्सचेंज कर देते हैं इनकी वैल्यू को, तो मैं आपको दिखाता हूँ, निशान इसका बदल जाएगा, यानी कि साइन चेंज हो जाएगा। अब हम x को -2 ले लेते हैं और y को -1 लेते हैं। अब करके देखते हैं x माइनस वाई। -2 में से मैं अगर -1 को घटाता हूँ तो हमारे पास आता है यहाँ पे -1। देखो ये बात सदा सत्य नहीं होगी, एक बार तो यहाँ पे आया पॉजिटिव, एक बार आया यहाँ पे नेगेटिव, तो ये बात इनकी गलत हो जाएगी। केवल और केवल हमारी सेकंड कंडीशन ठीक होगी। तो हम चेक कर लेते हैं ऑप्शन में कौन सा आंसर दिया गया है। ये हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा भी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पे हमें सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दिया गया है। ये आया था हमारा ग्राम्स च्यू के पेपर में। इसको करने से पहले आपको अलजेब्रा की 2 आइडेंटिटीज के बारे में तो पता होगा, मैं आपको बता देता हूँ। 2 फॉर्मूले होते हैं अलजेब्रा के, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये तो सभी को पता होगा भी। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है हमारा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा, यदि हम प्लस करते हैं तो इन दोनों को, तो आएगा हमारे पास a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये आएगा भी हमारे पास। यदि हम इनको माइनस करते हैं आपस में तो आएगा भी हमारे पास 4ab, क्योंकि माइनस करेंगे तो a के स्क्वायर से a का स्क्वायर कट जाएगा, b का स्क्वायर से b का स्क्वायर कट जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का निशान बदल के प्लस का b, तो 2ab और 2ab प्लस 4ab हो जाएगा यदि हम इनको घटाते हैं आपस में। तो ये 2 प्रॉपर्टीज हैं, ये सवाल करने के लिए आपको ये 2 प्रॉपर्टीज ध्यान रखनी है। यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे 469 तो a है और 174 b है। a प्लस बी का होल स्क्वायर है और a माइनस बी का होल स्क्वायर है। ये सेकंड वाली कंडीशन लगेगी भाई। यहाँ पे a प्लस बी के होल स्क्वायर में से a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर हम घटाते हैं तो क्या बचता है हमारे पास, ऊपर 4ab बचता है, और नीचे दिया गया हमें ab दिया गया है। ab से ab कट जाएगा और हमारे पास क्या रह जाएगा, सिर्फ 4 रह जाएगा। तो ये आ गया हमारा डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर आ गया भी, ये हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 60 और 75 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करना है। यानी कि 60 और 75 के बीच जितनी भी अभाज्य संख्याएं आती हैं उनका योग ज्ञात करना है। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? अभाज्य संख्याएं होती हैं भाई, या तो वो अपने आप से डिवाइड होती हैं या फिर वो एक से डिवाइड होती हैं, उनको कहा जाता है अभाज्य संख्याएं। एक बार चेक करके हम लिख लेते हैं। 61 है हमारा अभाज्य संख्या है। 61 के 62, 62 नहीं है, 63 नहीं है, 64 नहीं है, 65 नहीं है, 66 नहीं है, इसके बाद 67 है भाई। 67 के बाद 68 नहीं है, 69 नहीं है, 70 नहीं है, 71 है भाई। 71 के बाद 72 नहीं है, 73 है भाई। और 73 के बाद तो 74, 75 तो है नहीं। तो ये चार संख्याएं हैं और इनका टोटल लिखना है आपने। तो टोटल करके लिख दो। क्या प्रॉब्लम है? 3 + 1 4, और 4 और 7 11, और 1 12 हो गए यहाँ पे। और यहाँ पे एक ऐसी लगी 6 और 1 7, और 6 13, और 7 20, और 7 27। ये आ गया हमारा 272 आंसर आ गया, जो दिया गया हमें बी ऑप्शन में। बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर भाई हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमें निकालना 24, 36 और 40 का एलसीएम निकालना है, यानी कि लघुत्तम समावर्तक। तो हम निकाल लेते हैं भाई। 24 को हम क्या लिख सकते हैं? 24 को लिख सकते हैं 8 × 3, और इसको लिख सकते हैं हम 2 की पावर 3 × 3। ये बातें आपको दिमाग में लिखनी आनी चाहिए भाई, जो मैं लिख रहा हूँ आगे बताऊंगा इनका क्या यूज है। 36 को हम क्या लिख सकते हैं? 36 को लिख सकते हैं 9 × 4, यानी कि 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं हम इनको। और 40 को लिख सकते हैं हम 5 × 8, 5 × 8 लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं हम 2 की पावर क्यूब और 5, ये लिख सकते हैं। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं? जिस भी नंबर की पावर ज़्यादा हो उसको लिख लेते हैं हम। यहाँ पे इन सभी नंबर में मैं आपको एक बार सर्कल करके बता देता हूँ। सर्कल करके बता देता हूँ। इन सभी नंबर में जिसकी भी पावर ज़्यादा हो, एलसीएम कैसे निकालते हैं? जिसकी भी पावर ज़्यादा हो, यानी कि 2 की पावर मैक्सिमम और मैक्सिमम 3 है। यहाँ पे 2 की पावर 3 हमने उठाया, और उसके बाद देखना किस नंबर की पावर सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है? 3 की मैक्सिमम पावर है 2। 3 की पावर मैक्सिमम पावर 2 है, ये उठा लिया हमने। और 5 की तो मैक्सिमम पावर कितनी है? 1 है, तो 5 की पावर 5 ही आ जाएगा। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 की पावर 3 होता है 8, और 3 की पावर 2 होता है 9, और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 नीम 72, और 72 पंजे होते हैं हमारे 360। ये आ गया भी हमारा एलसीएम। ये बात आपको दिमाग में लिखनी आ गई ना, तो आप बहुत ही इजीली से सोल्व कर दोगे इसको, बहुत ही आसानी से, और बहुत जल्दी सोल्व कर लोगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड दिया गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसको सोल्व करते हैं हम। यहाँ पे 11/4 बराबर है 77/x के। यहाँ पे 11 सते होते हैं 77, और ये x उधर चला जाएगा, x उधर गया तो यहाँ पे 4 उस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 सते हो गया हमारा 28, और ये 28 आ जाएगा अभी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। वर्तमान में अरुण और दीपक की आयु का अनुपात 4:3 है। अरुण और दीपक की आयु का अनुपात, अरुण है हमारा ए और दीपक हमारा डी, इसकी आयु का अनुपात कितना है? 4:3 है भाई। और आगे कहा गया है 6 वर्ष बाद अरुण की आयु 26 वर्ष होगी। अरुण की आयु के बारे में कहा गया 6 वर्ष बाद। मैं यहाँ पे इनको x से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ स्पेसिफिक करने के लिए। इनकी वर्तमान आयु है 4x और 3x। अब कहा गया है 6 वर्ष बाद अरुण की आयु 26 वर्ष होगी। तो अरुण की आयु में मैं 6 वर्ष ऐड करके लिख देता हूँ भाई। 6 वर्ष ऐड करके लिखूंगा तो अरुण की आयु में 4x + 6 ये ऐड कर दिया, और इन्होंने कहा ये 26 वर्ष होगी। अब 6 जाएगा उस साइड तो रह गया हमारा 20, 26 - 6 हो जाएगा 20, और 4x बराबर हो जाएगा 20। x की वैल्यू आ गई यहाँ पे 5। अब पूछा गया है वर्तमान में दीपक की आयु कितनी है। वर्तमान में दीपक की आयु तो कितनी है भाई हमारी? 3x है, और x हमारा पास 5, और 5 × 3 कितने हो जाएंगे भाई? 15 हो जाएंगे। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि एक संख्या की 1/4 की 1/3 15 है, तो उस संख्या का 3/10 क्या होगा? यानी कि हम संख्या मान लेते हैं भाई, संख्या है मान ली हमने x है वो संख्या, और उसका 1/4 और उसी का 1/3 बराबर है 15 के। तो वो हमारी संख्या इसके बराबर है, तो संख्या निकाल लेंगे सबसे पहले हम। तो हम x बराबर है, ये 4×3 12, उस साइड जाके गुणा में हो जाएगा, 15 × 12 आ जाएगा हमारा 180। संख्या आ गई हमारी 180।
अब कहा गया है आगे, तो उस संख्या का 3/10 क्या होगा, यानी कि 180 का 3/10, 180 का 3/10 क्या होगा वो सोल्व कर लेते हैं हम। 0 से 0 कट गई और 18 तिये 54 हो गया। ये है हमारा बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा अभी हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। 4 व्यक्ति 4 चटाइयाँ 4 दिनों में बुन सकते हैं, इसी दर से 8 व्यक्तियों के द्वारा 8 दिनों में कितनी चटाइयाँ बुनी जाएंगी। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें एक फॉर्मूले का पता होना चाहिए, जो हम टाइम वर्क चैप्टर में यूज करते हैं। मैन इनटू डेज और बटे में वर्क, टोटल वर्क आता है, तो इसी का यूज करके हम निकालते हैं इसको। क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हमारे मैन दिए गए हैं, यानी कि 4 व्यक्ति 4 चटाइयाँ 4 दिनों में बुन सकते हैं भाई। 4 व्यक्ति हैं तो ऊपर आ गए 4, और 4 चटाइयाँ हैं, चटाइयाँ तो हमारी क्या है, काम है, ये आएंगी हमारी नीचे, और आगे दिया गया है 4 दिन, ये आ गए हमारे ऊपर, और बराबर हैं ये किसके, 8 व्यक्तियों द्वारा 8 दिनों में कितनी चटाइयाँ बुनी जाएंगी। 8 व्यक्ति हैं तो ऊपर आ गए भाई, और 8 ही दिन पूछे हैं तो 8 दिन ऊपर आ गए। अब कितनी चटाइयाँ बुन सकते हैं, तो चटाइयों के बारे में हमें बताना है, वो मान लेंगे हम x। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, अब x उस साइड चला जाएगा और 4 उस साइड जाके गुणा में हो जाएगा। 4 दूनी 8 दूनी 16 आ जाएगा आंसर हमारा, यानी कि 16 चटाइयाँ बना सकते हैं भाई इतने मजदूर। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा भी हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई हम। एक लड़का 7 मीटर त्रिज्या के एक अर्धवृत्त को 5 सेकंड में पूर्ण करता है। लड़के द्वारा तय की गई दूरी बतानी है। सबसे पहले तो हम एक सर्कल ले लेते हैं, ये ले लिया हमने सर्कल। अगर हमने इसकी सरकमफ्रेंस निकालनी हो तो हम फॉर्मूले का यूज करते हैं 2πr, 2πr फॉर्मूले का यूज करते हैं अगर हमें सर्कल की सरकमफ्रेंस निकालनी हो। अब लड़का जो घूमा है अर्धवृत्त पर घूमा है, अर्धवृत्त यानी कि अर्धवृत्त ये हो गया, हमने बीच में से इसको कट कर दिया, इस पे घूमा है। अब अर्धवर्त पर घूमा है तो जो फॉर्मूला लगेगा इसमें, इसको भी आधा कर देंगे हम। आधा कर दिया हमने तो ये हमारी डिस्टेंस बच गई सिर्फ पाई आर डिस्टेंस बच गई। अब पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7 है, और 22/7 है तो रेडियस दी गई है हमें 7 मीटर। अब इसको काट देते हैं, हमारे पास डिस्टेंस कितना आ गया, 22 मीटर डिस्टेंस आ गया, और ये दिया गया हमें बी ऑप्शन में। बी ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक व्यक्ति को पार्सल में कुछ डिब्बे पैक करने हैं। यदि वह 3, 4, 5 या 6 डिब्बे को एक पार्सल में पैक करता है तो एक डिब्बा बच जाता है। इस लाइन को भाई ऐसे समझिए आप, यदि आप किसी संख्या को 3, 4, 5 या 6 से डिवाइड करते हैं तो एक शेष बच जाता है। नेक्स्ट लाइन है भाई हमारी, यदि वह एक पार्सल में 7 डिब्बे पैक करता है तो कोई नहीं बचता। यानी कि इसके कहने का मतलब ये है कि जिस संख्या को आपने 3, 4, 5 या 6 से डिवाइड किया था और उसमें एक शेष बच गया था, अब उसी संख्या को आप 7 से डिवाइड करेंगे तो कोई भी शेष नहीं बचेगा। इसी का यूज करेंगे भी हम। नेक्स्ट लाइन में कहा गया है डिब्बों की संख्या क्या है जो पैक कर रहा है, डिब्बों की संख्या बतानी है क्या है। तो भाई डेफिनेट सी बात है, जो भी संख्या होगी डिब्बों की वो ऑटोमेटिक 7 से डिविजिबल होगी पूरी, तो उसी को चेक करेंगे भी ऑप्शन में हम। 7 से कौन सा ऑप्शन डिविजिबल है, 106 जो है 7 से डिविजिबल नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता। 400 भी नहीं है 7 से डिविजिबल, 309 भी नहीं है 7 से डिविजिबल, ये हो जाएगा भी हमारा 301 7 से डिविजिबल है। अब इसको वेरीफाई करने के लिए 3, 4, 5 या 6 से भी डिवाइड करके हम देख लेते हैं। यदि हम इसको 3 से डिवाइड करके देखते हैं तो ये एक शेष देगा, और 4 से डिवाइड करते हैं तब भी एक शेष आएगा, 5 से डिवाइड करेंगे इसको तब भी एक शेष आएगा, 6 से डिवाइड करेंगे तब भी एक शेष आएगा। तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा भी हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक विद्यार्थी को 3, 11, 7, 9, 15, 13, 8, 19, 17, 21, 14 और x का अंकगणितीय माध्य निकालने के लिए कहा गया। उसे माध्य 12 प्राप्त हुआ, यानी कि मीन 12 प्राप्त हुआ। x के स्थान पर क्या होना चाहिए ये पूछा है। अब मीन कैसे निकालते हैं, मीन जैसे आप एवरेज निकालते हो ना भाई, वैसे ही मीन निकालते हैं। जैसे आपके पास कोई 5 नंबर दिए गए हैं, उन्हीं को ऐड करके आप 5 से डिवाइड करके एवरेज निकाल लेते हो ना, ऐसे ही हम मीन निकालते हैं। अब मीन निकालने के लिए शुरुआत करते हैं, पहले तो इनको जोड़ना पड़ेगा सभी को। x की वैल्यू हमें दी नहीं गई, इनको जोड़ना पड़ेगा। यहाँ से शुरुआत करते हैं भाई। 4 और 1 हो गए हमारे पास 5, 5 और 7 12, 12 और 9 21, 21 और 8 29,
29 और 3 हो गए 32, 32 और 5 हो गए हमारे पास 37, 37 और 9 हमारे पास कितने हो गए भी 37 और 3 40 और 6 46 और 46 और 7 कितने हो गए 46 और 4 50 और 3 53 और 53 और 1 54, 54 हो गए भी हमारे पास 54 और 3 57, ये 57 हो गए भी और यहाँ पे 57 का हमने 7 ले लिया, 5 हो गया हमारा कैरी। अब ऊपर से जोड़ना स्टार्ट करते हैं, 5 और 1 हो गया हमारे पास 6, 6 और 1 7 और 7 और 1 8, 8 और 1 9, 9 और 1 10, 10 और 2 12 और 12 और 1 13, ये हो गया भाई हमारे पास 137 और प्लस में एक्स। अब ये टोटल नंबर गिन लेते हैं हम कितने हैं, क्योंकि इन्हीं का तो डिवाइड करके मीन आएगा हमारा। और ये दे रखा हमें किसके बराबर 12 के बराबर दे रखा, एक बार बराबर में 12 और लिख लेते हैं हम। अब टोटल नंबर देख लेते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 नंबर अभी 12 से डिवाइड कर देते हैं, ये आ गया हमारा मीन। अब 12 उस साइड जाएगा तो ये 12 और 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा, और बराबर किसके है ये 137 प्लस एक्स के बराबर है। अब एक्स यहीं रह जाएगा, 137 उधर जाकर 144 में से घट जाएगा, 14 में से 7 गए 7 आ जाएगा, और यहाँ पे बचे 3, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी भी हमारी 7 आ जाएगी, और 7 दिया गया हमें ऑप्शन सी में, तो ये हो जाएगा भी हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक संख्या और इसके 3/5 के बीच का अंतर 50 है, संख्या क्या है। संख्या के बारे में पूछा भाई, संख्या मान ली हमने x मान ली, और उसी संख्या के 3/5 यानी कि 3/5 x, और इनके बीच का अंतर कितना दिया गया है 50 दिया गया है, इसको बराबर में लिख लेते हैं 50 दिया गया है। अब x को यहाँ पे इक्वल करने के लिए, यानी कि फ्रैक्शन को इक्वल करने के लिए x को ऊपर नीचे 5 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो गया हमारा 5 से डिवाइड और मल्टीप्लाई। अब ये आसानी से सोल्व हो जाएगा, 5x में से 3x गए रह गया हमारे पास 2x/5 हो गया ये, और बराबर है किसके 50 के। अब 2 से काट देते हैं इसको, 2 से काटेंगे तो 25 दूनी कितना होता है 50 होता है, x बराबर कितना आ जाएगा 5, अगर उधर जाएगा 25 पंजे 125 आ जाएगा भाई x की वैल्यू, तो वो संख्या हमारे पास कितनी आ जाएगी 125 आ जाएगी। बी आंसर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा भी हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई हम। 1640 का 40%, 1640 का कितना है 40% करना, 40% की फ्रैक्शन होती है हमारे पास 2/5 प्लस एक्स, बराबर दिया है 980 का 35%, 35% की फ्रैक्शन होती है भाई 7/20, और प्लस में दिया गया हमें 850 का 150%, 850 का 150%, और 150% की फ्रैक्शन होती है 50 दिए 150, 50 दूनी 100। ऐसे आपको फ्रैक्शन तोड़नी आनी चाहिए भी मन ही मन में, आप इतनी कैलकुलेशन तो मन ही मन में कर सकते हो, इससे आपका टाइम बचता है और तो कुछ नहीं। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, 5 से काट लेते हैं 1640 को, 5 दिया 15 और 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 328 दूनी कितना होता है भाई 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 तिया 6, ये होता है हमारा। एक बार दोबारा से चेक कर लेते हैं इसको, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 तिया 6, हाँ भाई यही होता है 656 प्लस एक्स, बराबर है हमारा 0 से 0 कट गई, और 49 दूनी कितना होता है अभी हमारा 98 होता है, और 49 सत्ते कितना होता है 343। अब ये मैंने इतनी जल्दी मल्टीप्लाई कैसे कर दिया, मैं आपको बता देता हूँ। 49 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 50 - 1 लिख सकता हूँ 49 को, और मल्टीप्लाई करना मेरे को 7 से। अब 7 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया हमारा 350, 350 में से 7 गए 343। ऐसे आप मन ही मन में कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हो भाई। और नेक्स्ट चलते हैं हम, 850 को काट देते हैं 2 से, 2 चौक 8, और ये हमारा आ गया 425, और 425 तिया कितने होते हैं 3 पंजे 15, और 3 दूनी 6 और 1 7, 3 चौक 12, ये हो गए हमारा 1275, और 343 को ऐड कर देते हैं, 5 और 3 8, 7 और 4 11, 3 और 1 4 और 2 6, 1618 हो गया, बराबर है ये हमारा 656 प्लस एक्स के, 656 प्लस एक्स के बराबर है। और ये 656 उधर जाके लेस हो जाएगा, तो मैं लेस करके लिख देता हूँ एक बार, आप देख लेना, यहाँ पे जगह नहीं बची, साइड में कोने में लिख देता हूँ मैं। 8 में से 6 गए हमारे 2 आएगा, और 11 में से 5 गए हमारे 6 आएगा, और यहाँ पे बच गया 5, 15 में से 6 गई क्या आ जाएगा हमारा 9 आ जाएगा भी, ये 962 आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन में दिया है 962 हो गया हमारा आंसर, करेक्ट आंसर हो गया अभी 962। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई हम। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसमें 43, 91 और 183 को विभाजित किया जाए
तो प्रत्येक बार शेषफल समान ही बचता है। यानी कि हमें बड़ी से बड़ी संख्या निकालने के लिए इनका एचसीएफ निकालना पड़ेगा। एचसीएफ निकालने का एक शॉर्ट तरीका होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे लिख लिया हमने 43, 91 और 183, ये लिख लिया भाई। अब मैं एक बार कलर चेंज करके लिख देता हूँ। इनका डिफरेंस लेना हमने, 11 में से 3 गए 8 और 8 में से 4 गए 4, ये आ गया हमारे पास 48। और ये इनका डिफरेंस ले लिया एक बार हमने, 3 में से 1 गया हमारे पास 2, 18 में से 9 गए 9। अब जो भी ये 48 और 92 आए हैं, जिस भी पहाड़े या टेबल से कटेंगे वही इनका एचसीएफ होगा। अब ये 4 से कटते हैं भाई, दोनों 4 से कटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 12 चौक 48 और 23 चौका 92। अब 4 के अलावा ये आगे कट नहीं रहे हैं, तो 4 इनका क्या हो गया, एचसीएफ होगा। अगर ये आगे कटते, मान लो ये 2 से कटते, आगे 2 से भी कटते, तो 4 के साथ 2 गुना हो जाता, 8 हो जाता इनका एचसीएफ। लेकिन अब केवल ये 4 से कट रहे हैं तो 4 हो गया इनका एचसीएफ। अब 4 एक ऐसी संख्या है जिससे इन 43, 91 और 183 को अगर हम डिवाइड करें तो शेषफल समान ही बचेगा, बेशक से करके देख लेना। और 4 दिया गया हमें सी ऑप्शन में, सी ऑप्शन हो जाएगा भी करेक्ट आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 6 संख्याओं का औसत 3.95 है, उनमें से 2 संख्याओं का औसत 3.4 है, जबकि अन्य 2 संख्याओं का औसत 3.85 है। तो बची हुई 2 संख्याओं का औसत बताना है, क्या होगा। पहले तो 6 संख्याओं का टोटल निकाल लेते हैं कितना है। 6 संख्याओं का औसत कितना हमारे पास है 3.95, इसकी मल्टीप्लाई करके इसका टोटल निकाल लेते हैं एक बार। 6 पंजे 30, 3 80 लगी, 6 निम 54 और 3 57 और 5 80 लगी, 6 3 18 और 5 23 भाई। अब 23 यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे 2 अंकों के बाद, ये आ गया 6 संख्याओं का टोटल 23.70। नेक्स्ट लाइन में कहा गया हमें जो ये हमारी 2 संख्याएं हैं, अन्य 2 संख्याएं हैं, उनका औसत कितना है 3.4 है। 2 संख्याओं का औसत 3.4 है, तो उनका टोटल कितना होगा निकाल लेते हैं। 2 चौक 8 और 2 तिया 6, 6.8 होगा। और अन्य 2 संख्याएं हैं, उनका औसत है 3.85, इनका टोटल कितना होगा 2 गुणा 3.85 होगा इनका टोटल। एक बार इसकी भी गुणा कर लेते हैं। 2 पंजे 10 और 2 अट्ठे 16 और 1 17, 1 80 लगी, 2 तिया 6 और 1 7। अब ये 4 संख्याओं का टोटल आ गया अभी हमारे पास, 4 संख्याओं का टोटल है ये। इसको एक बार ऐड कर लेते हैं हम 4 संख्याओं के टोटल को। 0 की 0, 8 और 7 15, 1 80 लगी, 7 और 7 14, 14.50 आ गया हमारे पास 4 संख्याओं का टोटल। नेक्स्ट लाइन में कहा गया तो बची हुई संख्याओं का औसत कितना होगा। अब 14.50 को टोटल में से घटा देंगे हम। 14.50 को टोटल में से घटाएंगे तो बची हुई 2 संख्याओं का टोटल आ जाएगा हमारे पास। 0 में से 0 गई, 7 में से 5 गए 2, पॉइंट यहाँ पे लगा दिया, 13 में से 4 गए 9, 9.20 आ गया अन्य 2 संख्याओं का टोटल। अब हमें निकालना है 2 संख्याओं का एवरेज क्या होगा, तो 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं भाई। 2 से डिवाइड करेंगे 9.20 को तो कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 4.60, ये आ जाएगा भी हमारा, जो कि दिया हुआ है हमें ए ऑप्शन में। ए ऑप्शन हो जाएगा भी हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक आदमी के पास 37.5 मीटर कपड़ा है और उसे 1 मीटर कपड़े में से 8 टुकड़े बनाने हैं। वह इस कपड़े में से कितने टुकड़े बना सकता है। वह 1 मीटर कपड़े में से 8 टुकड़े बनाता है भाई, 1 मीटर कपड़े में से 8 टुकड़े बनाता है वो। और पूछा गया है 37.5 मीटर कपड़े से वो कितने टुकड़े बना सकता है। 37.5 से इसको गुणा कर देंगे। 37.5 में से पॉइंट का 0 नीचे उतार लिए, ये आ गया हमारे पास 10 और गुणा में 8 कर देंगे। 2 चौक 8, 2 पंजे 10 और 5 से इसको डिवाइड कर देंगे। 5 ते 35 और 5 50 25, 75 चौके कितना होता है 300। 300 टुकड़े बना सकता है और 300 में ऑप्शन में दिया नहीं गया, तो डी ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। यदि a की पावर x बराबर b की पावर y बराबर c की पावर z और b स्क्वायर बराबर दिया गया हमें ac के, तो y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्या होगी। तो y की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें a b c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। a b c की वैल्यू इसलिए निकालनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर एग्जामिनर ने दिया है b स्क्वायर बराबर ac के, और a b c की वैल्यू निकालने के बाद हम यहाँ पे इसको पुट कर देंगे ABC की वैल्यू को। तो ABC की वैल्यू निकालने के लिए A की पावर X और B की पावर Y और C की पावर Z को हमें K के बराबर पुट करना पड़ेगा। तो एक बार पुट कर लेते हैं और ABC की वैल्यू निकाल लेते हैं। A की पावर X बराबर है KK और B की पावर Y बराबर है KK, C की पावर Z बराबर दिया गया हमें KK। तो यहाँ पे A की वैल्यू आ गई हमारी K की पावर 1/,
एक्स, के ए की वैल्यू आ गई हमारी क्या, के की पावर 1/x, बी की वैल्यू आ गई हमारे पास के की पावर 1/y, और सी की वैल्यू क्या आ गई, के की पावर 1/z। यहाँ से आ गई हमारी ए बी सी की वैल्यू। अब इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं भाई इसको। बी यहाँ पे दिया गया हमें के की पावर 1/y, तो इसका गुणा कर लेते हैं क्योंकि स्क्वायर दिया गया है यहाँ पे। के की पावर y गुणा में के की पावर 1/y बराबर है किसके, ए सी के। ए की वैल्यू दी गई है हमें यहाँ पे के की पावर 1/x गुणा में सी की वैल्यू है हमारे पास के की पावर 1/z। इसको सोल्व कर लेते हैं भाई हम। यहाँ पे बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, के की पावर 2/y आ जाएगा, और बराबर यहाँ पे भी बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएंगी, के की पावर आ जाएगा 1/x प्लस 1/z, इसके बराबर आ जाएगा। यहाँ पे बेस सेम है, के और के सेम है तो इसको हम कंपैरिजन कर सकते हैं। यहाँ पे आ गया हमारा 2/y बराबर है 1/x प्लस 1/z के। तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते हैं। एक्स जेड का एलसीएम क्या आएगा, यहाँ से एक्स जेड आ जाएगा एलसीएम, और ये जेड ऊपर चला जाएगा और प्लस में एक्स भी ऊपर चला जाएगा, और ये बराबर किसके दिया गया है, 2/y के बराबर दिया गया है। अब ये दो यहाँ पे भाग में है, गुणा में हो जाएगा, दो यहाँ पे नीचे चला जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1/y बराबर z प्लस एक्स बटे में 2xz, ये हो जाएगा भाई। ये वैल्यू है 1/y की और हमें निकालनी है y की वैल्यू, तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगी y की वैल्यू, और आ जाएगी हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2xz बटे में z प्लस एक्स, और ये दिया गया हमें ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन डी हो जाएगा भी हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक पासे को एक बार फेंकने पर 4 से अधिक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है, यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या है, ये बतानी है भाई। सबसे पहले तो मैं आपको प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बता देता हूँ। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है P बराबर नंबर ऑफ फेवरेबल केस, यानी कि हमारे फेवर में कितने केस हैं, और बटे में आता हमारा टोटल नंबर ऑफ केस कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ केस हमारे कितने हैं। एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक पासे को एक बार फेंकने पर 4 से अधिक संख्या प्राप्त करने की, सभी को पता है पासे में यानी कि डाइस में 6 नंबर होते हैं और 4 से अधिक क्या क्या है, 5 और 6 है, यानी कि हमारे पास फेवर में कितने नंबर हैं, 2 नंबर है, तो नंबर ऑफ फेवर केस कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे, और बटे में टोटल केस कितने होते हैं, 6 नंबर होते हैं, तो टोटल केस कितने हो गए हमारे, 6 हो गए, और इसको काट देंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, यहाँ पे आ गया हमारा 1/3। ये दिया गया हमें ऑप्शन नंबर ए में, तो ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 2/3, 3/4, 4/5 और 5/6 में सबसे बड़ी और सबसे छोटी बिन का अंतर बताना, यानी कि डिफरेंस बताना हमने क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम सबसे बड़ी और सबसे छोटी बिन का पता कर लेते हैं कौन सी है। पहली बिन हमने यहाँ पे लिखी 2/3, और दूसरी बिन लिखी हमने यहाँ पे 3/4, और तीसरी बिन लिख दी हमने यहाँ पे 4/5, और चौथी बिन लिख दी हमने यहाँ पे 5/6। अब इन चारों बिनों को हम एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करने वाले हैं ताकि ये फ्रैक्शन है हमारी जो खत्म हो जाए। ये खत्म क्यों हो जाए, ताकि आसानी से हम पता लगा सकें सबसे बड़ी और सबसे छोटी बिन कौन सी होगी, और ऐसा नंबर होगा जो नीचे वाली फ्रैक्शन के ये नंबर दिए गए हैं इनका एलसीएम होगा भाई। 3, 4, 5 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा, और 60 से इन चारों को मल्टीप्लाई कर देंगे हम। 60 से अगर इसको पहले वाली को मल्टीप्लाई किया तो 20 दिया होते हैं हमारे 60, और पहली वाली निकल के आई हमारे पास 40। सेकंड को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ से 15 से कट गया, और 15 दिए होते हैं हमारे पास 45। और थर्ड को अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम 60 से तो 15 चौके होते हैं हमारे पास 60, और 4 चौक हो गए 16। और फोर्थ को करते हैं हम 60 से अगर मल्टीप्लाई तो 6 दाई 60 होते हैं, और 10 पंजे आ गया 50। तो सबसे बड़े वाली बिन कौन सी हो गई भाई हमारी, यहाँ पे सबसे बड़े वाली बिन हो गई हमारी ये, यानी कि 5/6 हो गई सबसे बड़े वाली बिन। और सबसे छोटे वाली बिन कौन सी हो गई, 40, यानी कि हमारी 2/3 जो कि पहली बिन है वो हो गई। अब बड़ी और छोटी बिन का अंतर बताना है। अब बड़ी में से हम छोटी बिन माइनस करेंगे, यानी कि 2/3 माइनस करेंगे हम 2/3। यहाँ पे 3 दिया गया है, इनको सेम करने के लिए हम ऊपर नीचे 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आसानी से हो जाएगा। ये 2 की मल्टीप्लाई कर दी हमने ऊपर नीचे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो नीचे 6 हो जाएगा। अब ऊपर हो गया 2 दूनी 4, और 5 में से 4 गए,
1 आ जाएगा और नीचे हमारा 6, तो 1/6 आंसर आ जाएगा। 1/6 आंसर दिया गया हमें ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न 3/4 से बड़ी है और 5/6 से छोटी है? जब भी आपको भिन्न के बारे में पता करना हो कि कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी भिन्न बड़ी है, तो मैं आपको बता देता हूं कैसे चेक करते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2/3 और 3/4 में हमें कंपैरिजन करना है कि कौन सी भिन्न बड़ी है। तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम चेक करते हैं। 4 दूनी कितना होता है हमारा 8 होता है, और 3 तिया कितना होता है 9 होता है। अब 8 से बड़ा क्या है 9 है, तो ये वाली भिन्न हमारी क्या 3/4 भिन्न जो है हमारी बड़ी हो जाएगी। ऐसे ही आप इस क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपको 4 ऑप्शन के साथ चेक करना होगा यही चीज कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो हम प्रयास करते हैं एक बार। 3/4 को 1/2 से कंपेयर करते हैं ऑप्शन नंबर ए से। अब ये कंपैरिजन करना कि 3/4 से ये भिन्न बड़ी है या नहीं है, ये देख लेते हैं भाई। 2 तिया कितने होते हैं 6 होते हैं, और 4 एकम 4 होते हैं। नहीं भाई ये भिन्न हमारी छोटी है 3/4 से, तो हमें चेक करनी है बड़ी भिन्न कौन सी है। तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा आंसर नहीं होगा। एक बार ऑप्शन नंबर सी को चेक कर लेते हैं भाई। ऑप्शन नंबर सी को चेक कर लेते हैं एक बार। हम यहाँ पे ले लिया हमने 3/4 और कंपैरिजन कर रहे हैं हम 2/3 से। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 3 तिया 9 और 4 दूनी 8। नहीं भाई ये भिन्न भी हमारी छोटी है 3/4 से, और हमें चेक करनी है 3/4 से बड़ी वाली भिन्न। तो ये ऑप्शन भी हमारा आंसर नहीं होगा। एक बार हम डी ऑप्शन से इसको चेक कर लेते हैं। 3/4 का कंपैरिजन करते हैं हम 4/5 से। 4/5 से इसका कंपैरिजन करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसकी। 5 तिये 15 और 4 चौक 16। हाँ ये वाली भिन्न बड़ी है भाई। 15 से बड़ा क्या है 16 है, तो 4/5 भिन्न ये वाली बड़ी है। लेकिन ये आंसर हमारा हो सकती है। अभी हमें दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई करनी बाकी है। अब हमें ये चेक करना भाई कि ये भिन्न जो है 5/6 से छोटी है या नहीं है। ये चेक कर लेते हैं हम एक बार। ये चेक करने के लिए इसको कंपैरिजन करना होगा हमें 5/6 से। 5/6 से कंपैरिजन करेंगे इसको। 5/6 से कंपैरिजन करना हमें 4/5 को। इससे छोटी मिलनी चाहिए तभी ये आंसर होगा हमारा। 5×5 25 और 6 चौक 24। 5/6 से छोटी है ये भी हमारी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1095 बटे में 1168 का सरलतम रूप बताना। हमने क्या होगा भाई, ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए मैं हमेशा ऑप्शंस का इस्तेमाल करते हैं। तो पहले ऑप्शन को चेक कर लेते हैं एक बार। ए ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। 13 से भाग करके देखते हैं 1095 को। 13 से भाग करके देखते हैं इसमें 1095 को पूरा पूरा डिवाइड होता है या नहीं होता। 13 निम्न होते हैं 117, और 13 अट्ठे 104 पे जाएगा ये। 9 में से 4 गए यहाँ पे 5, और यहाँ पे अब जाएगा ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये आंसर तो नहीं होगा भी। ये ऑप्शन तो हमारा आंसर नहीं होगा। अब चेक कर लेते हैं ऑप्शन नंबर सी को। अब 15 से डिवाइड करके देखते हैं 1095 को। 1095 को डिवाइड करके देखते हैं हम 15 से। 15 सत्ते होते हैं हमारे 105। 105 और 9 में से 5 गए 4, और 15 तिये 45। अब ये 73 से पूरा पूरा डिवाइड हो गया, मतलब कि जो 1095 वो 73 के पाड़े में आता है। यदि अब हम 73 से भाग करके देखेंगे 1168 को। यदि यह पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो यही आंसर होगा भी हमारा। फिर एक बार 73 की हमें यहाँ पे 16 दिया गया है, 16 की गुणा कर लेते हैं एक बार 73 से। अगर हमारा यहाँ पे 1168 आया तो हमारा यही आंसर होगा। एक बार हम 73 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं 16 से, और 16 को कैसे लिख सकता हूँ मैं 10 + 6 लिख सकता हूँ। ऐसे गुणा करेंगे ये होगा हमारे यहाँ पे 730 हो गया। और 73 की हम 6 से गुणा करेंगे। 6 तिये 18 और 1 80 लगी। 6 सते 42 और 1 43 हो गए। अब इनको ऐड कर लेते हैं हम। 8 और 3 और 3 6, 7 और 4 11। यहाँ जी 1168 आंसर आ गया। तो सी ऑप्शन होगा भी हमारा करेक्ट आंसर। दोनों कंडीशन हमारी वेरीफाई हो चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किसी असंभव घटना की संभावना क्या होती है। यानी कि कोई इम्पॉसिबल इवेंट है उसकी घटने की संभावना क्या होती है। तो उसकी घटने की संभावना हमारी 0 होती है। और कोई पॉसिबल इवेंट होता है यानी कि उसके घटने की संभावना पॉसिबल इवेंट की क्या होती है, वो होती है हमारी हमेशा 1 होती है। ये अपने ध्यान में रखना है, HSSC बार बार पूछता है ये क्वेश्चन।